मैं शिव कुमार बोयत स्वागत करता हूं आपका नानक क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको विदित है, अपने मनोविज्ञान विषय स्टार्ट कर रखा है, जिसके अंदर मनोविज्ञान विषय के अंदर सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक और हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण जो विषय है या टॉपिक है जिसके बारे में अपने बात कर रहे थे, वो है अधिगम। अधिगम को अपने स्टार्ट कर रखा था, जिसके अंदर अपने अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ रहे थे। उसके अंदर मैंने अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक को 4 भागों में विभाजित करके आपको बताया। पहला था शिक्षार्थी से संबंधित कारक, दूसरा था शिक्षक से संबंधित कारक, और तीसरा था विषय वस्तु से संबंधित कारक, और चौथा था वातावरण से संबंधित कारक। तो पिछली क्लास के अंदर अपने शिक्षार्थी या विद्यार्थी से संबंधित जो कारक थे उनको अपने पढ़ लिया था। अब अपने बात करेंगे शिक्षक से संबंधित कारक। तो चलते अपने अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक के अंदर 2 नंबर शिक्षक से संबंधित कारक। शिक्षक से संबंधित शिक्षक से संबंधित कारक अपने बात कर रहे थे। और शिक्षक से संबंधित कारक के अंदर नंबर 1 जो कारक है वो है बेटा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण प्रस्तुतिकरण का मतलब है कि जब भी हम जैसे जब कोई भी अध्यापक है, जब किसी भी विषय वस्तु को स्टार्ट करता है तो उसको किस प्रकार से पढ़ाना चाहिए, उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। कहने का मतलब अध्यापक का जो प्रस्तुतिकरण है वो बहुत ही शानदार होना चाहिए। इसके लिए अपने दोनों तरीके से अपने बात करते हैं कि जैसे अगर अगर अपने बात करें कि अगर कोई अध्यापक अगर कोई अध्यापक कक्षा 1 से 5 तक पढ़ा रहा है या 6 से 8 तक पढ़ा रहा है, तो उसके अंदर उसको किस प्रकार से विषय वस्तु को पढ़ाना चाहिए, कौन से शिक्षण सूत्र से पढ़ाना चाहिए। अब कहने का मतलब अगर कोई अध्यापक कक्षा 1 से 5 तक के बालकों को अगर वो अध्ययन करवा रहा है तो उसे अपनी अध्ययन सामग्री को उदाहरण से नियम की ओर करवाना चाहिए। उदाहरण से नियम की ओर उदाहरण से नियम की ओर। कहने का मतलब ये बेटा कि अगर आप कक्षा 1 से 5 तक के बालक बालिकाओं को पढ़ा रहे हैं तो आपको पहले उदाहरण से नियम की ओर शिक्षण सूत्र से पढ़ाना चाहिए, क्योंकि कक्षा 1 से 5 तक के जो बालक बालिकाएं जो होते हैं वो छोटे होते हैं, तो उनको सबसे पहले कोई भी अध्ययन करवाने से पहले उदाहरण से और फिर उदाहरण से नियम तक पढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। अगर इसी प्रकार से अगर कक्षा 6 से 8 तक है, अगर कक्षा 6 से 8 तक अगर अपने पढ़ा रहे हैं तो उसको अपने क्या करना चाहिए, नियम से उदाहरण की ओर नियम से उदाहरण की ओर पढ़ाना चाहिए। तो कहने का मतलब ये भी अध्यापक को ज्ञान होना चाहिए कि अपने किस तरह के बालक बालिकाओं को अपने पढ़ा रहे हैं। अगर कक्षा 1 से 5 तक के बालक बालिकाओं को पढ़ा रहे हैं तो हमें अध्ययन करवाते समय उदाहरण से नियम, क्योंकि छोटे बालकों को उदाहरण से नियम की ओर पढ़ाना चाहिए, और कक्षा 6 से 8 तक के बालकों को नियम से उदाहरण की ओर। तो कहने का मतलब यही है कि हमें जो प्रस्तुतिकरण जो है वो बहुत शानदार होना चाहिए, जिससे क्या है कि बालक का अध्यापक की तरफ क्या हो, आकर्षण हो। अब जैसे किसी भी तथ्य को पढ़ाने से पहले क्या है कि जैसे कोई भी अध्यापक है तो वो जैसे भी वो क्लास के अंदर पढ़ाने का प्रयास करता है तो पहले उसका क्या बताएं, सारांश बताएं, जिससे क्या है कि बालक की क्या करे, उसकी तरफ अध्यापक की तरफ क्या है आकर्षण या रुचि बढ़े। तो होना क्या चाहिए कि जैसे भी आप किसी भी बिंदुवार को आप पढ़ाने जा रहे हो, किसी भी आप बिंदुवार को या किसी भी विषय वस्तु को आप पढ़ा रहे हो, किसी भी विषय वस्तु का कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हो, तो आप क्या करें, पहले उसका सारांश दें कि आज हम
मतलब उस विषय वस्तु के अंदर ये टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके अंदर जो महत्वपूर्ण जो तथ्य है, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो क्या करें, पहले आप उनको बताने का प्रयास करें। अब जैसे ही आप उनके अंदर महत्वपूर्ण तथ्यों को अगर बता देंगे तो उससे क्या है कि बालक के मन के अंदर एक भय, मतलब बालक के मन के अंदर एक आकर्षण बना रहता है कि आज हम इस विषय वस्तु के अंदर ये मतलब विषय वस्तु को पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब है कि सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो प्रस्तुतिकरण होता है। तो अपने ये कह सकते हैं कि शिक्षक का किसी भी विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए जो प्रस्तुतिकरण है वो बहुत ही शानदार होना चाहिए। अगर प्रस्तुतिकरण अच्छा है तो उसके जो विषय वस्तु है, बच्चों का जो आकर्षण है वो ऑटोमेटिक ज़्यादा होगा। क्योंकि बच्चे कई बार क्या है कि बच्चे बहुत ही अल्प समय के अंदर, जैसे 10 या 15 मिनट की क्लास के अंदर ही वो क्या करते हैं, मतलब क्लास से उब जाते हैं। तो वहाँ अध्यापक का जो है आकर्षण केंद्र नहीं है। कहने का मतलब अध्यापक के द्वारा जो भी विषय वस्तु पढ़ाई जा रही है उसका जो प्रस्तुतिकरण है वो सही नहीं है। इसलिए हमें कोई भी अध्यापक है किसी भी विषय वस्तु को पढ़ाए तो कहने का मतलब उसकी जो प्रस्तुतिकरण है, उसका जो प्रदर्शन है वो बहुत ही शानदार तरीके से होना चाहिए। तो एक बार मैं फिर बता दूं कि इसके अंदर किस प्रकार से कि अध्यापक को ध्यान रखना चाहिए कि वो किस तरह के बालक बालिकाओं को पढ़ा रहा है। अगर छोटे बालक बालिकाओं को पढ़ा रहे हैं तो उसे उदाहरण से नियम की ओर पढ़ाना चाहिए, ताकि प्रत्येक बात की तरफ, प्रत्येक बिंदुवार की तरफ या प्रत्येक बिंदु की तरफ क्या है, बालक आकर्षित हो और उससे जानने का प्रयास करें। अगर कई बार क्या होता है कि कक्षा 1 से 5 तक के जो बालक बालिकाएं हैं उनको अपने नियम सिखाने बैठ जाते हैं, क्योंकि उनको उतनी रुचि नहीं हो पाती। क्योंकि उनको अगर अपने उदाहरण से नियम की ओर लेके जाएंगे, उदाहरण से अगर नियम की ओर लेके जाएंगे तो क्या है कि वो किसी भी विषय वस्तु को भली भांति सीख सकते हैं। उसके बाद 2 नंबर टॉपिक जो है बेटा वो है विषय का ज्ञान। 2 नंबर जो टॉपिक है वो है विषय का ज्ञान। अब कहने का मतलब कोई भी अध्यापक है जिस भी विषय वस्तु से संबंधित है उस पे विषय पर पूरी कमांड होनी चाहिए। कहने का मतलब उस अध्यापक को उस विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अगर किसी अध्यापक को अगर उस विषय वस्तु का अगर ज्ञान नहीं है, अगर किसी अध्यापक को उस विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान नहीं है तो कहने का मतलब वो बालक को अच्छी तरीके से समझा नहीं सकता। तो इसके अंदर अपने एक लाइन लिख सकते हैं कि अध्यापक को अध्यापक को अपनी विषय का अपनी विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। कहने का मतलब है अगर किसी विषय वस्तु का अगर आपको पूर्ण ज्ञान नहीं है, कई बार क्या होता है कि हम कि कोई भी विषय वस्तु को पढ़ाने लग जाते हैं लेकिन उस विषय वस्तु का अगर पूर्ण ज्ञान नहीं हो पाता, तब भी क्या है कि हमारा जो अधिगम है या बालक को सीखने में क्या उत्पन्न होगी, कोई ना कोई बैरियर या बाधा उत्पन्न होगी। इसलिए अध्यापक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। कई बार क्या होता है कि कोई भी अध्यापक जो होता है जैसे ही उसका मतलब जैसे ही वो मतलब क्लास में जाता है, वो क्या है कि बालक के द्वारा या किसी के कहने पे क्या है कि जैसे मैथ या अन्य कोई सब्जेक्ट पढ़ाने लग जाता है, उसको लगता है कि मैं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन जैसे ही वो विषय वस्तु को करवाना स्टार्ट करता है तो धीरे धीरे डाटा को क्या या जो भी वो पढ़ाना चाह रहा है उसको वो पूर्णतः अच्छी तरीके से नहीं कर पाता, जिससे क्या है कि उसका जो प्रभाव है वो बहुत खत्म हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि मतलब आप अध्ययन करवाने से पहले, बालक को पढ़ाने से पहले जो भी विषय वस्तु पढ़ाए, पहली बात तो ये है कि आप जिस भी विषय वस्तु को पढ़ा रहे हो उसी विषय वस्तु को पढ़ाएं। पढ़ने के लिए या पढ़ाने के लिए उसी विषय वस्तु का चयन करें जिसके अंदर आपकी पूर्णतः कमांड है। अगर किसी भी विषय वस्तु के ऊपर आपकी पूर्णतः कमांड नहीं है या उसके बारे में आपको पूर्णतः ज्ञान नहीं है तो उसको आपको नहीं पढ़ाना चाहिए। तो इसलिए अपने कह सकते हैं कि सबसे पहले ये भी बहुत जरूरी है कि अध्यापक को विषय का पूर्णतः ज्ञान होना चाहिए। अगर किसी भी अध्यापक को विषय का पूर्णतः ज्ञान होगा तभी वो क्या कर सकता है, बालक को अच्छी तरीके से अधिगम या नवीन ज्ञान उपलब्ध करवा सकता है। तो अपने बात की बेटा, पहला टॉपिक शिक्षक से संबंधित अपने बात की प्रस्तुतिकरण और दूसरा अपने बात की विषय का ज्ञान। अब अपने बात करते हैं तीसरा टॉपिक, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक के अंदर
मनोविज्ञान का ज्ञान। मनोविज्ञान का ज्ञान, तो कहने का मतलब है बालक को अध्ययन करवाने से पहले मनोविज्ञान का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि मनोविज्ञान जिसको इंग्लिश में अपने को साइकोलॉजी कहते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी का मतलब ही क्या है, साइकी प्लस लोगोस मतलब आत्मा का अध्ययन। कहने का मतलब बालक के मन के अंतर्निहित जो गुण है उनको बाहर निकालना ही क्या है बेटा, मनोविज्ञान है। अगर किसी भी अध्यापक को अगर मनोविज्ञान का अच्छा ज्ञान होगा तो वो बालक को मतलब जजमेंट कर सकता है, बालक को पहचान सकता है कि बालक के मन के अंतर्गत क्या कुछ विचार चल रहा है। तो महत्वपूर्ण ये है कि अध्यापक को मनोविज्ञान का ज्ञान होना जरूरी है। अगर आपसे किसी प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बालक को अधिगम करवाने से पहले सबसे महत्वपूर्ण जो आधारभूत विषय का ज्ञान होना चाहिए, अगर उसके अंदर ऑप्शन मिलता है मनोविज्ञान, तो सबसे पहले अपने मनोविज्ञान को ही सही मानेंगे। कहने का मतलब है मनोविज्ञान का मतलब यही होता है कि अध्यापक, क्योंकि मनोविज्ञान का ज्ञान अगर अध्यापक होगा तो वो कहने का मतलब बालक को अच्छी तरह से पहचान सकता है। पहचानने का मतलब जाति से नहीं है या उसके मतलब नाम से नहीं है, पहचानने का मतलब ये है उसके अंतर्निहित जो गुण है उनको पहचानने से है। कहने का मतलब बालक के अंदर जो अंतर्निहित गुण है उनको पहचान कर उनको बाहर उजागर करना ही क्या है, मनोविज्ञान होता है। तो कहने का मतलब अध्यापक को मनोविज्ञान का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद है 4 नंबर है जो शिक्षक से संबंधित है, वो है समय सारणी। समय सारणी, अब समय सारणी ये भी अध्यापक को प्रभावित करने वाला कारक है, क्योंकि अधिगम को प्रभावित करने में सबसे महत्वपूर्ण समय सारणी भी बहुत ही जरूरी है। कहने का मतलब जो भी किसी भी विद्यालय का जो भी हेडमास्टर है या जो भी प्रधानाचार्य है उसको समय सारणी का मतलब सही तरीके से मतलब ज्ञान होना चाहिए। अगर कहने का मतलब कई बार क्या होता है कि जैसे समय सारणी का अगर ज्ञान नहीं हो पाता तो उनको ये पता नहीं होता कि पहले कौन सी विषय पढ़ानी चाहिए और कौन सी विषय नहीं पढ़ानी चाहिए। जैसे अधिकांश विद्यालय के अंदर क्या है, मनोविज्ञान का ज्ञान होने के कारण या पूर्णतः ज्ञान होने के कारण क्या होता है कि जो फर्स्ट और सेकंड जो पीरियड जो होते हैं वो मैथ और साइंस के होते हैं। कहने का मतलब बालक जब पूर्णतः घर से जब तैयार होके आता है तो उसका मन या जो दिमाग जो होता है, माइंड जो होता है, वो पूर्णतः तरोताजा होता है। उसके अंदर सबसे पहले वही विषय वस्तु पढ़ाए सबसे पहले वही विषय वस्तु पढ़ाए जाते हैं जो कठिनाई स्तर के हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि लगभग जो फर्स्ट और सेकंड जो पीरियड जो होता है वो मैथ या साइंस का रखा जाता है। उसका कारण यही होता है कि अध्यापक को समय सारणी का पूर्णतः ज्ञान होना चाहिए। अब कहने का मतलब ये नहीं कि फर्स्ट पीरियड तो पंजाबी का रख दिया, जो लास्ट के अंदर जो क्लास जो होते हैं, पीरियड जो होते हैं, वो पंजाबी या एसएसटी का होता है। कहने का मतलब जैसे जैसे अब बालक जैसे 4 पीरियड बताने के बाद क्या है कि जैसे जैसे वो उनका जो मतलब शिक्षा की तरफ जैसे रुझान धीरे धीरे कम होता है तो वो कठिनाई स्तर है उन विषय का। कहने का मतलब मानसिक तौर से उनके दिमाग में बना हुआ एक बाउंड्री बना हुआ है कि मैथ बहुत कठिन है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन फिर भी क्या है कि विषय की कठिनाई स्तर को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले जो है या फर्स्ट या सेकंड जो पीरियड जो रखा जाता है वो मैथ या साइंस और उसके बाद इंग्लिश को रखा जाता है। बाकी जो सामान्य जो विषय है जो बालक के मतलब दिमाग के अनुसार है, दिमाग की उपज है, उनके अनुसार क्या है कि बाकी जो क्लास जो रखे जाते हैं वो इन्हीं विषयों के जैसे एसएसटी है या पंजाबी है या अन्य सब्जेक्ट के रखे जाते हैं। तो उनके अंदर भी अध्यापक को समय सारणी का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। तो अपने शिक्षक से संबंधित कारक जिसके अंदर पहला मैंने बताया बेटा प्रस्तुतिकरण। इसके अंदर देखो बेटा प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं, तो मैंने कल भी आपको बताने का प्रयास किया कि आपसे प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा कि कोई भी कारक दे देगा। जैसे आपसे प्रश्न पूछ लिया कि अभिप्रेरणा का संबंध कौन से कारक से है, तो वहां ऑप्शन मिल जाएगा आपको, शिक्षक मिल जाएगा, शिक्षार्थी मिल जाएगा, वातावरण मिल जाएगा, विषय वस्तु। तो आपको प्रत्येक पॉइंट का, प्रत्येक बिंदु का पूर्णतः ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा किससे रिलेट है या किससे जुड़ा हुआ बिंदु है। तो अगर वो बिंदु हमारे दिमाग के अंदर, मन मस्तिष्क के अंदर पूर्णतः स्थायी होंगे तभी अपने क्या करेंगे, उस प्रश्न के सही निर्णय तक पहुंच सकते हैं कि कौन सही है या गलत है। तो अभी अपने 4 नंबर पॉइंट अपने जिसका शिक्षक से संबंधित अपने पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर अपने समय सारणी पढ़ा। उसके बाद है 5 नंबर बेटा अनुभव। 5 नंबर जो है बेटा वो है अनुभव। अभ्यास की बात की तो अभ्यास तो किससे संबंधित था, अभ्यास तो था
शिक्षार्थी से संबंधित था, बालक से संबंधित था, अध्येता से संबंधित था, अधिगमकर्ता से संबंधित था, लेकिन अनुभव जो है वो किससे है? अध्यापक से संबंधित कारक है। तो ये छोटी छोटी चीज जो है वो अपने को ध्यान रखनी है। जैसे अभ्यास जो था वो बालक से संबंधित कारक था, अगर अनुभव की बात करें तो अनुभव जो है वो किससे संबंधित है? वो अध्यापक से है। तो कहने का मतलब, जैसे दूसरा मैंने आपको कारक पढ़ाया था विषय का ज्ञान, तो किसी भी अध्यापक को पूर्णतः विषय का पूर्णतः ज्ञान होना चाहिए, इसी प्रकार से उसको अपने विषय का अनुभव भी होना चाहिए। कहने का मतलब है, अगर किसी अध्यापक को कोई भी विषय वस्तु है जिसको वो पढ़ा रहा है, अगर उसको पूर्णतः अनुभव है, तो वो क्या किसी भी परिस्थिति के अंदर किसी भी प्रकार की कोई मेजर अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको वो बहुत ही सावधान तरीके से क्या कर सकता है? उसका सोल्यूशन कर सकता है। तो अध्यापक का अनुभवी होना भी बहुत ही जरूरी है। तो अगर आपसे पूछा जाए अभ्यास, तो अभ्यास तो किससे संबंधित है? बालक से संबंधित है, शिक्षार्थी से, या अध्येता या अधिगमकर्ता से संबंधित है। लेकिन अनुभव अगर पूछा जाए तो वो है अध्यापक से संबंधित कारक है। तो अभी अपने जानने का प्रयास किया शिक्षक से संबंधित कारक। अभी अपने बात करेंगे विषय वस्तु से संबंधित कौन कौन से कारक हैं। तो 3 नंबर अपने टॉपिक अपने पढ़ते हैं, विषय वस्तु से संबंधित कारक। विषय वस्तु से संबंधित कारक। अब कहने का मतलब, विषय वस्तु का मतलब है कि जो आपकी विषय जो है, मतलब पाठ्य पुस्तिका है, उसको कौन कौन से कारक है जो प्रभावित कर सकते हैं। देखो, विषय वस्तु का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि जिस किताब को आप पढ़ रहे हो, कहने का मतलब उसका स्वरूप किस प्रकार से होना चाहिए। अगर कई बार क्या होता है कि कई पुस्तकों के अंदर जो कंटेंट जो होता है, मतलब अध्ययन सामग्री होती है, वो बहुत ही बढ़िया होती है, लेकिन उसके अक्षरों की बनावट या उसका बाहर का जो आकर्षण केंद्र है वो बहुत ही कम होता है। तो कहने का मतलब, विषय वस्तु या अपने पाठ्य पुस्तिका की बात करें तो उनका स्वरूप भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। तो विषय वस्तु से संबंधित कौन कौन से कारक है उनको अपने पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो इसके अंदर पहला जो कारक है वो है विषय वस्तु का स्वरूप। विषय वस्तु का स्वरूप। अब कहने का मतलब है कि जो भी आपके पढ़ने की जो विषय है, मतलब पाठ्य पुस्तिका है, उसका स्वरूप मतलब वो दिखने में किस प्रकार की होनी चाहिए। अब कहने का मतलब, अगर अक्षरों की बनावट बहुत छोटी है और पेज की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो क्या उसके अंदर अधिगम अपने अच्छा कर पाएंगे? कहने का मतलब उसका पढ़ने का अपना मन भी नहीं करेगा। तो कहने का मतलब विषय वस्तु का स्वरूप भी क्या होना चाहिए? आकर्षक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आकर्षक होना चाहिए। पेज की जो क्वालिटी है वो भी अच्छी होनी चाहिए। ये भी निर्भर करता है, मतलब विषय वस्तु का स्वरूप है, कहने का मतलब प्रत्येक विषय वस्तु को मतलब डायग्राम के अकॉर्डिंग या अच्छी तरीके से, मतलब मानचित्र के माध्यम से, या अच्छी तरीके से, मतलब डायग्राम के अकॉर्डिंग, हर प्रकार से, मतलब जहां जिस प्रकार की आवश्यकता है उसी के अकॉर्डिंग उसको तैयार करना चाहिए। और अक्षरों का जो आकार है वो भी बड़ा होना चाहिए, जिससे क्या है कि अधिगम करने, जो भी अधिगम करता है वो अधिगम अच्छी तरीके से कर सकता है। तो कहने का मतलब है, विषय वस्तु का जो स्वरूप है वो भी बहुत ही ज्यादा अधिगम को प्रभावित करता है। कहने का मतलब, जो पाठ्य पुस्तिका है वो किस प्रकार की होनी चाहिए। तो पाठ्य पुस्तिका दिखने में आकर्षक होनी चाहिए, मतलब पेज अपने पढ़े तो पेज की भी एक अच्छी गुणवत्ता होनी चाहिए, और अक्षरों की बनावट है वो भी क्या होनी चाहिए? बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। एक सामान्य आकार के अक्षर होने चाहिए, न ज्यादा बड़े होने चाहिए, न ही ज्यादा छोटे होने चाहिए। तो इसी प्रकार से दूसरा जो है इसमें विषय वस्तु का आकार है, विषय वस्तु का आकार। विषय वस्तु का आकार का मतलब यही है कि जो अक्षरों की बनावट है वो किस प्रकार की होनी चाहिए। तो अक्षरों की बनावट है वो सामान्य होनी चाहिए, न ज्यादा बड़ी न ही ज्यादा छोटी, सामान्य आकार होना चाहिए, न ज्यादा बड़ी न ही ज्यादा छोटी। देखो, इसके अंदर पहला जो पॉइंट था विषय वस्तु का स्वरूप, तो उसके अंदर सारी चीजें आती है कि विषय वस्तु आकर्षक होनी चाहिए, पेज के अंदर गुणवत्ता होनी चाहिए, अक्षरों का आकार जो होना चाहिए वो सामान्य होना चाहिए,
या अपने क्या है प्रत्येक चीज को जो मतलब प्रत्येक चीजों को सिखाने का जो शैली है वो अच्छी होनी चाहिए, वो सारा का सारा स्वरूप आता है। मतलब पुस्तक क्या है, अगर आकर्षित होगी, दिखने में अच्छी होगी, तो ऑटोमेटिक क्या करेगा बालक, उससे क्या होगा आकर्षित होगा। और कंटेंट, दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि उसके अंदर जो अध्ययन सामग्री है वो बहुत ही शानदार होनी चाहिए। इसी प्रकार से अगर 3 नंबर बात करें तो विषय वस्तु का क्रम। विषय वस्तु का क्रम, अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कोई भी विषय वस्तु है उसके अंदर एक निश्चित क्रम होना चाहिए, एक सीक्वेंस होना चाहिए। अगर एक निश्चित ऑर्डर नहीं होगा तो उसको अपने पढ़ने में क्या रहेगी, कठिनाई रहेगी। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि मतलब एक क्रमबद्धता होनी चाहिए। विषय वस्तु को पढ़ने में क्या होनी चाहिए, क्रमबद्धता होती है। कई अपने पुस्तक पढ़ते हैं जिसके अंदर क्या है कि कोई भी अपने टॉपिक पढ़ने के लिए बैठते हैं तो कोई कहीं से आ गया, कोई टॉपिक कहीं से आ गया। कहने का मतलब टॉपिक अपने कोई और स्टार्ट कर रखा है जिसके अंदर मतलब उससे संबंधित न होकर मतलब अदर जो एक्टिविटीज है या अदर जो टॉपिक है उससे रिलेटेड मैटर आ जाता है। तो कहने का मतलब एक विषय वस्तु का एक सीक्वेंस होना चाहिए, जो भी बिंदु जो चल रहा है उसका एक क्रम होना चाहिए, एक निश्चित क्रम में होना चाहिए। जैसे मैं अगर आपको बताऊं कि जैसे मान लीजिए टॉपिक अपना चल रहा है, जैसे अगर आप विज्ञान विषय की बात करें कि जैसे अपने विज्ञान विषय की अगर बात करें, अगर आप कार्बन के अपरूप टॉपिक करवा रहे हो, कहने का मतलब अपनी पुस्तक के अंदर अगर कार्बन के अपरूप टॉपिक दे रखा है तो कहने का मतलब इनमें क्रमबद्धता होनी चाहिए। अब कार्बन के अपरूप है तो पहले जैसे कार्बन के परिचय दे दिया, उसके बाद क्या होना चाहिए अपरूप की परिभाषा, मतलब सबसे पहले कार्बन का परिचय, फिर अपरूप क्या होता है, फिर कार्बन के अपरूप कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, किसलिए और किसलिए, फिर किसलिए कौन सा होता है, किसलिए कौन सा होता है, तो उनकी, तो कहने का मतलब एक सीक्वेंस से अगर कोई भी मतलब कोई भी पाठ्य पुस्तिका है उसके अंदर जो भी अध्ययन जो सामग्री है अगर एक ऑर्डर में होगी, एक सीक्वेंस के अंदर होगी, तो उसको क्या होगा अपने पढ़ाने में या पढ़ने के अंदर क्या रहेगा, बहुत ही आसान रहेगा। तो कहने का मतलब है जो भी पाठ्य पुस्तिका है उसका एक सीक्वेंस होना चाहिए, एक क्रम होना चाहिए, ताकि ये नहीं है कि कहीं कोई विषय वस्तु है कोई विषय वस्तु कहीं पड़ी है, तो उससे क्या है कि जो अधिगम करने में है मतलब उसको पढ़ने में क्या रहती है, जो कठिनाई रहती है। तो ये भी विषय वस्तु का एक क्रम होना भी बहुत ही जरूरी है। उसके बाद बेटा 4 नंबर जो बात है वो है विषय वस्तु की भाषा शैली। विषय वस्तु की भाषा शैली, तो ये भी बहुत ही ज्यादा प्रभावित करने वाला कारक है, विषय वस्तु की भाषा शैली। कहने का मतलब यही है कि जो भी पाठ्य पुस्तिका है उसकी लैंग्वेज किस प्रकार की है। अब बहुत सारी अपने पाठ्य पुस्तिका, बहुत सारे अपने पुस्तकें पढ़ते हैं जिसकी जो भाषा शैली जो होती है वो बहुत कठिन होती है, जिससे क्या है कि अपना मतलब सामान्य व्यक्ति अगर उस विषय वस्तु के बारे में अगर उसको ज्ञान नहीं है तो वो उसको विषय वस्तु को पढ़कर मतलब अध्ययन नहीं कर सकता। अब कहने का मतलब है विषय वस्तु की जो भाषा शैली है वो सरल होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए और सहज होनी चाहिए, सरल सहज होनी चाहिए, ताकि हर कोई बालक क्या करे अच्छी तरीके से बोधगम्य मतलब उस बात को या उस विषय वस्तु को क्या करे समझ के। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो पाठ्य पुस्तिका है उसकी जो लैंग्वेज जो है भाषा शैली है वो किस प्रकार की होनी चाहिए, वो सरल होनी चाहिए और सहज होनी चाहिए। उसके बाद है विषय वस्तु का उद्देश्य पूर्णता। उसके बाद 5 नंबर जो टॉपिक है विषय वस्तु की उद्देश्य पूर्णता, विषय वस्तु की उद्देश्य पूर्णता। अब विषय वस्तु की उद्देश्य पूर्णता का मतलब है कि कोई भी विषय वस्तु है जिस उद्देश्य के लिए तैयार की गई है। कई बार क्या होता है कि अपने जो भी विषय वस्तु पढ़ाने जा रहे हैं और जिस भी विषय वस्तु को अपने पढ़ाने जा रहे हैं, मतलब कहने का मतलब वो उसी की पूर्ति करनी चाहिए। कि कहने का मतलब अपने ये कह सकते हैं कि अगर अपने मतलब जैसे टॉपिक अपना अभिप्रेरणा है, तो अपने अभिप्रेरणा अगर पढ़ाने जा रहे हैं तो कहने का मतलब अगर अभिप्रेरणा से संबंधित अपने पाठ्य पुस्तक खरीदी है तो उसमें जो कंटेंट जो है उसमें जो सामग्री है वो उसी पर्पज से संबंधित होनी चाहिए। अब बहुत सारी क्या है उसके अंदर गाइड अपने टॉपिक किसी से संबंधित खरीदते हैं, लेकिन उसके अंदर जो कंटेंट जो होता है, जो अध्ययन सामग्री होती है वो उससे संबंधित नहीं होती। तो ये भी अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। तो अपने ये कह सकते हैं कि किसी भी विषय वस्तु
को अपने जिस उद्देश्य से अपने खरीदा है उसके ऊपर वो मतलब सही तरीके से मतलब उसी से संबंधित कंटेंट होना चाहिए। अगर किसी भी टॉपिक से संबंधित जिस उद्देश्य से अपने उस विषय वस्तु को खरीदने या परचेज करने के लिए गए हैं, उस कंटेंट के लिए कि अपने को टॉपिक ये टॉपिक पढ़ना है, इसी टॉपिक से संबंधित इसके अंदर मतलब कंटेंट होना चाहिए। तो कहने का मतलब उस उद्देश्य पे वो विषय वस्तु क्या खरी उतरनी चाहिए, तो वो होता है विषय वस्तु का उद्देश्य पूर्णता। तो अपने बात कर रहे थे बेटा, पहला टॉपिक अपने अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक अपने पढ़ रहे थे। तो उसके अंदर पहला कारक अपने पढ़ा था शिक्षार्थी, विद्यार्थी, अध्येता या अधिगमकर्ता से संबंधित कारक। दूसरा अपने पढ़ा था शिक्षक से संबंधित कारक। और तीसरा अपने टॉपिक पढ़ा बेटा विषय वस्तु से संबंधित कारक। अभी अपने अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक के अंदर लास्ट जो कारक है वो है वातावरण से संबंधित कारक अपने पढ़ने का प्रयास करेंगे। वो है वातावरण से संबंधित कारक। कौन कौन से वातावरण से संबंधित कारक है उसको अपने पढ़ते हैं। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों के अंदर 4 नंबर जो कारक है वो है वातावरण से संबंधित कारक। वातावरण से संबंधित कारक। वातावरण से संबंधित कारक। अब वातावरण से संबंधित कौन कौन से कारक है ये भी, क्योंकि मैंने आपको बताया था वातावरण भी बालक को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। तो वातावरण से संबंधित कौन कौन से कारक हैं उसके अंदर नंबर 1 आता है पारिवारिक वातावरण। पारिवारिक वातावरण। नंबर 1 जो आता है बेटा वो आता है पारिवारिक वातावरण। अब अधिगम के अंदर सबसे महत्वपूर्ण कारक है पारिवारिक वातावरण, क्योंकि अगर बात करें कि बालक की जो प्रथम जो पाठशाला जो होती है, बालक की प्रथम जो पाठशाला जो होती है वो होती है उसका परिवार। क्योंकि हम जानते हैं कि बालक की जो प्रथम पाठशाला जो होती है बेटा वो होती है परिवार। और अगर बात करें इसी प्रकार से बालक की प्रथम गुरु की बात करें, बालक की प्रथम गुरु की बात करें तो वो होती है उसकी माँ। अब कहने का मतलब इसका मतलब क्या है, ये बातें मैंने आपको बताई है। तो कहने का मतलब यही है कि परिवार की जो भूमिका है वो बहुत बड़ी है, कि बालक के अंदर जो नींव भरने का काम जो करती है वो होता है परिवार। जैसे अपने कहते हैं ना, किसी भी मकान का निर्माण करने से पहले अगर नींव अगर मजबूत होगी तो मकान भी अच्छा होगा। तो नींव जो भरी जाती है, कहने का मतलब जो आधार जो प्रदान किया जाता है बालक को, वो कहाँ से प्रदान किया जाता है, परिवार से। तो इसीलिए बालक की जो प्रथम पाठशाला है, बालक मतलब किस प्रकार के संस्कार से है, बालक के अंदर जितनी भी शिक्षा जो है उसके परिवार का जो वातावरण किस प्रकार से है उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। कई बालक बहुत ही मतलब परिवार से क्या रहते हैं, वो अनुशासित रहते हैं। तो कहने का मतलब अगर परिवार का वातावरण अगर अच्छा है, अगर परिवार का वातावरण अच्छा है तो सामान्य सी बात है कि उस बालक का जो आईक्यू लेवल जो होगा, बुद्धि स्तर जो होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। कहने का मतलब अब कई बार ऐसे भी बालक मिलते हैं जिनका परिवार का जो पढ़ने का माहौल है वो सही तरीके से नहीं है। तो कहने का मतलब पारिवारिक जो वातावरण है वो भी बहुत ही अच्छा होना जरूरी है। तो परिवार की बहुत बड़ी भूमिका है। अब कई बालकों को कक्ष के अंदर बहुत अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवा दिया जाता है, लेकिन जैसे ही वो परिवार की तरफ या घर की तरफ दौड़ते हैं तो घर का जो माहौल है वो उस शिक्षा को ग्रहण करने वाला नहीं होता, या वहाँ का जो वातावरण है वो अधिगम को प्रभावित कर रहा है। कहने का मतलब वहाँ का जो वातावरण है वो बालक को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। तो अगर आपसे इससे संबंधित परिवार भी क्या है, अधिगम को प्रभावित करता है। अगर परिवार का जो वातावरण अच्छा है तो बालक का अधिगम अच्छा होगा। अगर पारिवारिक वातावरण अच्छा नहीं है तब क्या होगा, उसका अधिगम भी कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। तो उस प्रकार से अपने कह सकते हैं कि बालक की जो प्रथम पाठशाला, अगर आपसे को पूछे कि बालक की जो प्रथम पाठशाला है वो परिवार होती है, और बालक की प्रथम गुरु जो होती है वो होती है माँ। और अगर आपसे कोई पूछे कि परिवार जो होती है, परिवार से भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है, शिक्षा प्राप्त होता है,
और परिवार के द्वारा जो शिक्षा प्राप्त होती है वो होती है बेटा अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा। अब अनौपचारिक शिक्षा का मतलब होता है एक ऐसी शिक्षा जिसमें निश्चित समय नहीं होता, कोई स्थान नहीं होता, कोई शिक्षण विधि नहीं होती। मतलब एक ऐसी शिक्षा जिसके अंदर न तो कोई स्थान होता है, न कोई समय होता है, और न कोई शिक्षण विधि होती है। मतलब सारी चीजें क्या होती है, अनियंत्रित होती है, निश्चित नहीं होती, तो वो होती है अनौपचारिक शिक्षा। तो कहने का मतलब परिवार के द्वारा जो शिक्षा जो प्राप्त होती है, तो परिवार कौन सी शिक्षा के अंतर्गत आता है, वो अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। तो अपने ये कह सकते हैं कि परिवार का वातावरण अच्छा होगा तो बालक का अधिगम भी क्या होगा, अच्छा होगा। उसके बाद है 2 नंबर जो कारक है वो है विद्यालय वातावरण। विद्यालय वातावरण, विद्यालय वातावरण कहने का मतलब है कि बालक जो विद्यालय जाना जो मतलब स्टार्ट करता है, स्कूलिंग जो स्टेज होती है वैसे तो जहाँ पहली कक्षा से, तो वो बाल्य अवस्था से माना जाता है। तो इसी प्रकार से विद्यालय जो वातावरण है, विद्यालय जो वातावरण है, कक्षा कक्ष का जो वातावरण है, वहाँ का जो वातावरण है वो भी अच्छा होना बहुत ही जरूरी है। तो विद्यालय वातावरण का मतलब क्या है कि जो भी उनके जो अध्यापक है उनका, या उसके अंदर जितने भी कर्मचारी जो काम कर रहे हैं, वो उनका जो वातावरण है या उनका जो व्यवहार है वो भी क्या है, बालक को प्रभावित करता है। तो कई विद्यालय आपको इस प्रकार के मिलेंगे, वहाँ का जो वातावरण होता है वो बहुत ही व्यवस्थित होता है। और कई विद्यालय आपको ऐसे भी मिलेंगे, समाज के अंदर बहुत सारे अपवाद भी मिलते हैं जहाँ विद्यालय का जो वातावरण है वो अनुकूल नहीं होता। विद्यालय जो वातावरण है, क्योंकि कहने का मतलब वहाँ जो विद्यालय है वो अनुशासन में नहीं है। तो अगर विद्यालय अनुशासन में नहीं है तो कहने का मतलब उनके जो कार्यरत जो कर्मचारी है या अध्यापकगण है वो भी क्या है, अनुशासन में नहीं है। तो विद्यालय वातावरण कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, क्योंकि सारी की सारी जो शिक्षा है बालक जो ग्रहण कर रहा है वो कहाँ से कर रहा है, विद्यालय से। अगर विद्यालय के अंदर जो अध्ययनरत जो है या अध्ययन करवाने वाले जो अध्यापकगण है वो अगर अच्छा नहीं करवा रहे, तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं किसके ऊपर पड़ेगा, वो सामान्य सी बात है कि बालक पे पड़ेगा। तो विद्यालय वातावरण भी बहुत ही अच्छा होना जरूरी है। अगर आपसे पूछा जाए कि विद्यालय, विद्यालय के अंदर जो शिक्षा जो होती है वो एक निश्चित समय के अंदर एक निश्चित स्थान के ऊपर, निश्चित समय निश्चित स्थान और निश्चित शिक्षण विधियों के द्वारा ही प्राप्त होती है। इसलिए जो विद्यालय द्वारा जो प्राप्त जो शिक्षा जो होती है वो कहलाती है बेटा औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन। मतलब एक ऐसी शिक्षा जो निश्चित समय स्थान व निश्चित शिक्षण विधियों के द्वारा करवाई जाती है, वो होती है विद्यालय शिक्षा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि विद्यालय वातावरण का भी बालक के अधिगम पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। उसके बाद बात करते हैं बेटा 3 नंबर पॉइंट, खेल का मैदान। खेल का मैदान, अब इसका मतलब ये है कि बालक को देखो पढ़ाई के साथ साथ, मतलब शिक्षा के साथ साथ, शिक्षा के साथ साथ उसको सह शैक्षणिक गतिविधियां भी होनी चाहिए। सह शैक्षणिक गतिविधियां, सह शैक्षणिक गतिविधियों के अंदर सारी चीजें आती है जिसके अंदर खेल, खेल भी आता है, या अपने कोई प्रतियोगिता होगी, या कोई पेपर से संबंधित किसी भी प्रकार से, मतलब जहां क्या है कि बालक का सर्वांगीण विकास हो। मतलब बालक के अंदर इस प्रकार के, मतलब पढ़ाई के साथ साथ और भी बहुत सारी गतिविधियां बालक को करवानी चाहिए। अब कहने का मतलब यही है कि बालक को, बालक मतलब विद्यालय एक ऐसा सिस्टम होता है जहां बालक का क्या होता है, सर्वांगीण विकास होता है। क्योंकि शारीरिक भी होता है, मानसिक भी होता है, सामाजिक भी होता है, और शारीरिक मानसिक सामाजिक और संवेगात्मक विकास होता है। संवेगात्मक मतलब बालक को किस प्रकार से बोलना है, किस प्रकार से आदर सम्मान करना है। तो सर्वांगीण मतलब संवेगात्मक विकास भी बालक का कहाँ से हो रहा है, वो भी हो रहा है विद्यालय से। तो कहने का मतलब विद्यालय के अंदर पढ़ाई के साथ साथ खेल का, खेल को भी महत्व देना चाहिए। क्योंकि खेल एक ऐसा माध्यम है जो बालक का क्या करती है, सर्वांगीण विकास करती है, सर्वांगीण विकास करती है। और सर्वांगीण विकास का मतलब होता है, चारों विकास से होता है बेटा। सर्वांगीण विकास का मतलब होता है जिसके अंदर शारीरिक विकास हो,
शारीरिक, सामाजिक, शारीरिक, सामाजिक, मानसिक और विवेकात्मक। तो खेल भी, अब देखो शिक्षा के साथ साथ सह शैक्षणिक गतिविधियां भी जरूरी है। कहने का मतलब बालक को ये है कि पढ़ाई के साथ साथ खेल से भी जोड़ना चाहिए, क्योंकि खेल से प्रतिस्पर्धा की भावना, खेल भावना, सद्भावना या सामाजिकता के जो गुण हैं वो भी यहीं से विकसित होते हैं। तो बालक को शिक्षा के साथ साथ बहुत सारी जो सह शैक्षणिक गतिविधियां हैं या खेल का भी आयोजन करवाना चाहिए। तो अभी हाल फिलहाल के अंदर बहुत सारे खेलों का मतलब, पहले खेल पे इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा था, लेकिन हाल फिलहाल के अंदर अभी खेलों की तरफ भी बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो ये भी बालक के क्या है, एक अधिगम का महत्वपूर्ण आधार है। तो खेल ही एक ऐसा माध्यम है जिससे बालक का क्या होता है, सर्वांगीण विकास होता है। उसके बाद चौथा जो कारक है बेटा वो है समाज। ये भी क्या है, बालक के अधिगम को प्रभावित करता है। अब कहने का मतलब यही है कि बालक का जो समाज है, जिस वातावरण में वो रह रहा है, मतलब जिस स्थान पे रह रहा है, जिसको अपने परिवेश बोलते हैं, अब वहां का वातावरण किस प्रकार का है, समाज के लोग वह उसके किस प्रकार से है, उसके जो मित्र मंडली किस प्रकार के है, उसके जो पड़ोसी किस प्रकार के है, उसके संगी साथी किस प्रकार के है, किस सोसाइटी में काम करता है, तो समाज के अंदर उसकी वैल्यू क्या है, उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो समाज के अंदर उसके संगी साथी, उसके पड़ोसी, संगी साथी, पड़ोसी आदि सभी, कहने का मतलब समाज के अंदर, जो समाज के अंदर जहां वो रह रहे वहां का वातावरण क्या है, वो भी क्या है, अधिगम को प्रभावित करता है। अगर समाज के अंदर रहने वाले लोग बाग क्या है, बहुत ही अच्छे हैं, उनका वातावरण, कहने का मतलब सारे शिक्षा से जुड़े हुए हैं, अगर सारे शिक्षा से जुड़े हैं तो उनका समाज अगर अच्छा है तो उसका प्रभाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या पड़ेगा, बालक पर पड़ेगा। तो समाज भी क्या करता है, अधिगम को प्रभावित करता है। तो अभी अपने आज जो टॉपिक पढ़ा वो अपने अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, तो एक बार मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ कि आज अपने टॉपिक जो स्टार्ट किया था वो किया था बेटा, शिक्षक से संबंधित कारक अपने पढ़ रहे हैं। तो उसके अंदर पहला टॉपिक मैंने बताया था प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण भी बहुत ही शानदार होना चाहिए। अध्यापक का प्रस्तुतिकरण है, प्रस्तुतिकरण से ही अध्यापक स्टार्ट कर रहा है। तो प्रस्तुतिकरण अगर अच्छा होगा तो बालक क्या है कि कक्षा के अंदर आकर्षण, बालकों का जो आकर्षण है वो अध्यापक के प्रति बना रहेगा। उसके बाद विषय का ज्ञान है, वो भी क्या है, शिक्षक से संबंधित है, विषय का ज्ञान भी होना चाहिए। तीसरी बात है मनोविज्ञान का ज्ञान है, वो भी अध्यापक को होना चाहिए। समय सारणी का ज्ञान भी होना चाहिए और अध्यापक को पूर्णतः अनुभव भी होना चाहिए। उसके बाद बेटा अपने पढ़ा विषय वस्तु से संबंधित कारक अपने बात कर रहे थे। तो विषय वस्तु का पहला कारक अपने पढ़ा विषय वस्तु का स्वरूप, ये भी क्या करता है, अधिगम को प्रभावित करता है। दूसरा है विषय वस्तु का आकार हो गया। तीसरा विषय वस्तु का क्रम है। चौथा है विषय वस्तु की भाषा शैली और विषय वस्तु की उद्देश्य पूर्णता। उसके बाद अपने पढ़ा कि वातावरण से संबंधित कारक कौन कौन से हैं। तो पहला अपने पढ़ा पारिवारिक वातावरण, ये भी क्या है, अधिगम को प्रभावित करता है। दूसरा अपने बात कर रहे थे परिवार की, पारिवारिक वातावरण के अंदर परिवार क्या है उसके बारे में मैंने बताया आपको। दूसरा उसके अंदर है विद्यालय वातावरण, वो भी क्या है, अधिगम को प्रभावित करता है। उसके बाद अपने बात की खेल का मैदान किस प्रकार से सर्वांगीण विकास करता है, उसके बारे में अपने जानने का प्रयास किया। और समाज भी क्या है, अधिगम को प्रभावित करता है। अभी क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसके अंदर अपने पढ़ेंगे अधिगम से संबंधित जो सिद्धांत है। तो उससे पहले अधिगम से संबंधित अपने जो सिद्धांत पढ़ेंगे बेटा वो 13 पढ़ेंगे। वो 13 किस हिसाब से पढ़ेंगे, तो एक बार मैं थोड़ा बता देता हूं कि कौन कौन से सिद्धांत अपने पढ़ेंगे, किस प्रकार से पढ़ेंगे उसके बारे में। तो अधिगम के जो टोटल अपने सिद्धांत पढ़ेंगे वो 13 पढ़ेंगे। अधिगम के जो टोटल जो सिद्धांत है वो 13 पढ़ेंगे। तो उसको मैं 4 भागों में अपने विभाजित करेंगे। तो कौन कौन से सिद्धांत रहेंगे, किस प्रकार से रहेंगे, तो उनके बारे में अपने थोड़ा जानते हैं। तो अधिगम के जो सिद्धांत है उसको अपने 4 भागों में बांटेंगे। तो पहला जो सिद्धांत रहेगा वो रहेगा अपना व्यवहारवादी सिद्धांत। तो व्यवहारवादी के अंतर्गत कौन से सिद्धांत आते हैं, उसके बाद अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा व्यवहारवादी के बाद पढ़ेंगे अपने संज्ञानवादी। संज्ञानवादी पढ़ने के बाद अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा
आधुनिक संज्ञानवादी, और आधुनिक संज्ञानवादी के बाद अपने टॉपिक रहेगा मानवतावादी से संबंधित। इस प्रकार से क्या करेंगे, अपने जो अधिगम के जो सिद्धांत है, अधिगम के जो 13 जो सिद्धांत है, वो किस प्रकार से उनका अपने विभाजन थोड़ा देखेंगे, और बाकी इसका जो अध्ययन जो करेंगे वो अपने करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो अधिगम के सिद्धांत किस प्रकार से, तो अपने थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना रहेगा अधिगम का, अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत, अधिगम के सिद्धांत। तो अधिगम के सिद्धांत अपने कुल 13 पढ़ेंगे, कुल 13 सिद्धांत पढ़ेंगे, और 13 जो सिद्धांत पढ़ेंगे उनको 4 भागों में विभाजित करेंगे अपने। अधिगम के सिद्धांतों को अपने 4 भागों में विभाजित करेंगे। इसके अंदर पहला जो प्रकार अपने पढ़ेंगे, इसके अंदर पढ़ेंगे अपने व्यवहारवादी, व्यवहारवादी सिद्धांत पढ़ेंगे। पहले अपने पढ़ेंगे व्यवहारवादी सिद्धांत, उसके बाद पढ़ेंगे बेटा संज्ञानवादी सिद्धांत, संज्ञानवादी सिद्धांत। और उसके बाद पढ़ेंगे आधुनिक संज्ञानवादी सिद्धांत। आधुनिक संज्ञानवादी सिद्धांत। और चौथा अपने प्रकार पढ़ेंगे मानवतावादी सिद्धांत। इस प्रकार से अपने अधिगम के कुल 13 सिद्धांत पढ़ेंगे, उसको 13 सिद्धांत को अपने 4 भागों में बांटेंगे। तो पहला है व्यवहारवादी, तो व्यवहारवादी के अंदर अपने पढ़ेंगे 5 सिद्धांत। संज्ञानवादी के अंदर पढ़ेंगे अपने 4 सिद्धांत, और आधुनिक संज्ञानवादी के अंदर पढ़ेंगे अपने 2 सिद्धांत, और मानवतावादी के अंदर पढ़ेंगे बेटा 2 सिद्धांत। टोटल हो गए 13 सिद्धांत। अब इसमें कौन कौन से सिद्धांत अपने पढ़ेंगे, इसके अंदर अपने 5 जो सिद्धांत पढ़ेंगे, इसके अंदर पहला जो सिद्धांत रहेगा वो अपने अध्ययन करेंगे थोरनडाइक का। दूसरा रहेगा पावलोव का। तीसरा रहेगा स्किनर का। चौथा रहेगा क्लारक हल का। और 5वां जो रहेगा वो रहेगा गुथ्री का। इनके अपने थोरनडाइक का पढ़ेंगे प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, पावलोव का पढ़ेंगे अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, स्किनर का पढ़ेंगे क्रिया प्रसूत अनुक्रिया सिद्धांत, क्लारक हल का सबलीकरण या पुनर्बल का सिद्धांत, और इसका पढ़ेंगे समापित्य सामीप्य सामीप्य अनुबंधन का सिद्धांत, सामीप्य अनुबंधन का सिद्धांत।
एक बार फिर बता दूं, अपने अधिगम के कुल 13 सिद्धांत पढ़ेंगे, जिसके अंदर व्यवहारवादी के अंतर्गत अपने 5 सिद्धांत पढ़ेंगे, जिसके अंदर थोर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, क्लारेकल और गुथ्री। उसके बाद बात करें संज्ञानवादी, मेल टाकू, इसके अंदर 4 आएंगे। तो एक तो आएगा मैक्स वर्दीमर, दूसरा जो मनोवैज्ञानिक आएगा वो आएगा अल्बर्ट बांडूरा, तीसरा अपने पढ़ेंगे टोलमेन, और चौथा कुर्ट लेविन से संबंधित। उसके बाद आधुनिक संज्ञानवादी के अंदर एक तो अपने पढ़ेंगे जेरोम ब्रूनर, और दूसरा अपने पढ़ेंगे डेविड आशुबेल का, डेविड आशुबेल। ये है आधुनिक संज्ञानवादी के अंदर। और मानवतावादी के अंदर दो पढ़ेंगे अपने, एक तो पढ़ेंगे अब्राहम मेस्लो का, और दूसरा अपने पढ़ेंगे कार्ल रोजर्स का सिद्धांत, कार्ल रोजर्स। तो अपने बात कर रहे थे अधिगम के सिद्धांत, जो अपना नेक्स्ट क्लास के अंदर अपना टॉपिक रहेगा। तो अधिगम के मैं आपको 13 सिद्धांत बताऊंगा। तो 13 जो सिद्धांत हैं तो अपने 4 भागों में बांटेंगे बेटा। तो व्यवहारवादी के अंदर 5 सिद्धांत आएंगे, जिसके अंदर थोर्नडाइक का, पावलोव का, स्किनर का, क्लारेकल का और गुथ्री का। इसी प्रकार से संज्ञानवादी के अंदर 4 सिद्धांत पढ़ेंगे, मैक्स वर्दीमर, अल्बर्ट बांडूरा, टोलमेन, कुर्ट लेविन। उसके बाद आधुनिक संज्ञानवादी के अंदर अपने पढ़ेंगे जेरोम ब्रूनर, डेविड आशुबेल, और मानवतावादी सिद्धांत के अंदर पढ़ेंगे अपने 2 सिद्धांत, अब्राहम मेस्लो और कार्ल रोजर्स। तो ये थे अधिगम के 13 सिद्धांत, जिनको अपने आगे की जो क्लास है उनके अंदर अपने कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले एक आवश्यक सूचना, उससे पहले अपने एक आवश्यक सूचना, जो भी विद्यार्थी हमारे से जुड़ना चाहें या अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहें तो आप नानक क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें। और नानक क्लासेस के ऐप के ऊपर जो सेकंड ग्रेड की है वो प्रथम प्रश्न पत्र की टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, जिससे आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हो। और सेकंड ग्रेड का कोर्स लॉन्च कर रखा है, और इसके लिए पूरे के पूरे जो कंटेंट है वो पूर्णतः उपलब्ध है। और बाकी जानकारी के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं, इससे आप जुड़ सकते हो और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हो। आशा करता हूँ कि आपको जो भी सूचनाएं जो उपलब्ध करवाई गई है वो आपको भली भांति समझ में आ गई होगी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।